नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले जो वीडियो में अपन जो बात कर रहे थे, राजस्थान का भौतिक विभाजन देख रहे थे। भौतिक विभाजन में अपन ने अरावली पर्वत श्रृंखला और उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को पढ़ा। अब दो पार्ट अपन ने देख लिए, अरावली पर्वत श्रृंखला और उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। आज अपन बात करेंगे राजस्थान का तीसरा जो भाग है, पूर्वी मैदानी भाग। तो देखिए, सबसे पहले जो अपन 3 मैसेज जो देते आ रहे हैं, कौन कौन से मैसेज हैं? तीनों मैसेज एरिया बताएंगे। एरिया के बाद में अपन किसकी बात कर रहे थे? पॉपुलेशन, जनसंख्या बताएंगे। और इसके बाद अपन क्या बता रहे थे? औसत वर्षा। तो देखिए, राज्य के पूर्वी भागों में विस्तृत नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र क्या कहला रहा है? पूर्वी मैदानी भाग। कहाँ पर है ये जो मैं आपको डायग्राम में प्रदर्शित कर रहा हूँ? ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है और ये आपका मोटा मोटा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, और ये कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग। तो सबसे पहले तो अपन क्या बताएंगे? इसमें 3 कंटेंट जो है, कौन कौन से? एरिया। तो ये राज्य राजस्थान के कितने? 23% क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। ठीक है। दूसरा, इस क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% निवास करती है। और यहाँ पर जो एवरेज वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से कहाँ तक है? 80 सेंटीमीटर तक होती है। ये तीनों मैसेज प्रत्येक पार्ट में अपन देते आ रहे हैं। अरावली का बताया था 9, 10 और 50 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ अपन ने 61, 40 और 50 सेंटीमीटर से कम। अब अपने को क्या दिखाई दिया? सबसे पहली बात जो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रही है, कम क्षेत्रफल में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। कम क्षेत्रफल में ज्यादा जनसंख्या निवास करने का मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होने का रीजन क्या है? मैदान है। और मैदान है तो मैदानों में अपने माइंड में एक बात आती है, मैदानों में ऐसा क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए इनका निर्माण कैसे हुआ। तो अपन क्या बता सकते हैं? अपन केवल एग्जाम ओरिएंटेड होके बता रहा हूं, मैं आदिकाल से नहीं बोल रहा हूं। तो मैदानों का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? मैदान। यहां पर अपन ने क्या बोला? राज्य के पूर्वी भागों में। अपने माइंड में एक बात आती है कि ये इसी क्षेत्र में क्यों? क्योंकि नदियों का जो स्लोप है वो किधर है? अपन आगे प्रायद्वीप पे भारत जब भारत पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगा पूरी जो इंटरनल स्ट्रक्चर, वहां पर अपन चर्चा करेंगे कि इसका जो स्लोप इधर क्यों हुआ। जो गोंडवाना लैंड और इधर आपके अंगारा लैंड में जब क्या होगी? अरे अपसरण होगा, तो उस समय इनका जो स्लोप है वो किधर बन जाता है? पूर्व की ओर। इस कारण अधिकांश जो नदियां हैं वो किधर है? इनका फ्लो पूर्व की ओर है। और नदियों द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मैदान। और जलोढ़ मिट्टी है, इस कारण मैदानी भाग है ये अत्यधिक उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी जो बात कर रहे हैं अपन, जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक उपजाऊ क्यों होती है? पहला कारण, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ क्यों होती है? सभी मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी बोला मैंने, तो सर्वाधिक उपजाऊ क्यों होती है? पहला रीजन, इस मिट्टी में सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। इनकी मात्रा सर्वाधिक होती NKP। ठीक है। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है। दूसरा रीजन है इसके कण बारीक होते हैं। कण बारीक होते हैं, इस कारण क्या होगा? नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। और नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है तो ये सभी मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तीसरा रीजन, ये नवीन होती है। हर बार नदियों द्वारा लाई जाती है, हर बार इसका निर्माण होता है, तो ये नवीन होती है। इस कारण जलोढ़ मिट्टी सभी मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और उपजाऊ है, इसी कारण इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब अपने माइंड में एक बात आती है कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक अपन ने किसको बताया? पूर्वी मैदानी भाग का। और पूर्वी मैदानी भाग का क्यों? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी है, इस कारण अनाज उत्पन्न होता है, और अनाज उत्पन्न होता है इस कारण लोग बाग ज्यादा रहते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को बोलचाल की भाषा में माल प्रदेश भी बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माल प्रदेश के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है।
फिर एक सवाल एग्जाम की दृष्टि से देखिए, एक सवाल और पुटअप हो सकता है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्य के भौतिक भागों का घटता क्रम बढ़ता क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व एक नंबर में किसको बता रहे हैं अपन, पूर्वी मैदानी भाग। 2 नंबर में किसका है, पठारी भाग। 3 नंबर में कौन है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और 4 नंबर में कौन है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। तो मरुस्थल में कौन सी मिट्टी, रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी उगने के बराबर अनुपजाऊ है, इस कारण जनसंख्या कम रहेगी, बारिश भी कम हो रही है। ठीक है, फिर एक सवाल और पूछा जा सकता है, जनसंख्या के आधार पर, ध्यान देना मेरे शब्दों में, जनसंख्या के आधार पर राज्य के भौतिक भागों का घटता हुआ क्रम भी पूछा जा सकता है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या अपन ने किसकी बताई थी, 40%। 1 नंबर में कौन आएगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। 2 नंबर में कौन आएगा, पूर्वी मैदानी भाग। 3 नंबर में कौन आएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और 4 नंबर में कौन आएगा, अरावली, जो कि मैंने आपको बताया था 10%, राज्य की कुल जनसंख्या का 10% निवास करती है। एक सवाल और बन सकता है इसी से संबंधित, एरिया के आधार पर राज्य के भौतिक भागों का घटता हुआ क्रम। ध्यान देना, देखो यहां से बड़ा सवाल पूछा गया है, नाना प्रकार की परीक्षाओं में आगे भी पूछा जा सकता है, एरिया के आधार पर राज्य के भौतिक भागों का घटता हुआ क्रम। तो एरिया में 1 नंबर पे वही रहेगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। 2 नंबर में कौन रहेगा, वही आपका पूर्वी मैदानी भाग। और 3 नंबर में कौन रहेगा, 3 नंबर में चेंज हो जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला। कितने % एरिया पे फैली हुई है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, 9% एरिया पे फैली हुई है। और 4 नंबर में आता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। 4 नंबर में कौन आता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो अपन ने क्या बताया, 3 बातें बताई है मैंने, तीनों से सवाल पुटअप हो सकता है। पहला क्या बताया, किसके आधार पे, जनसंख्या घनत्व के आधार पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है पूर्वी मैदानी भाग। 2 नंबर में कौन, पठारी भाग। 3 नंबर में कौन, अरावली। 4 नंबर में कौन, मरुस्थल। फिर अपन ने एरिया के आधार पे लिया, एरिया में 1 नंबर कौन, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। 2 नंबर कौन, पूर्वी मैदानी भाग। 3 नंबर कौन, सॉरी अरावली। और 4 नंबर में कौन, ये। ठीक है, फिर अपन ने किसके आधार, जनसंख्या के आधार पे 1 नंबर, 2 नंबर कौन, पूर्वी मैदानी भाग। 3 नंबर कौन, पठारी भाग। और 4 नंबर में कौन, मध्यवर्ती अरावली। ठीक है, अब अपन बात करें इनकी कि इस क्षेत्र में इनका जो निर्माण हुआ है, इसमें कौन कौन से मैदान हैं। इस मैदानी भाग को अलग से देखेंगे अपन। तो इस मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले बात करें तो नदी प्रवाह क्षेत्र के आधार पर, ध्यान देना, पूर्वी मैदानी भाग को नदी प्रवाह क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं, सबसे पहला जो पार्ट मैं ले रहा हूं, ध्यान देना, सबसे पहला जो पार्ट है नदी प्रवाह क्षेत्र के आधार पे, तो यहां पे जो नदी प्रवाहित हो रही है आपको विदित होगा, कौन सी, चंबल है। और यहां पे जो नदी आ रही है वो कौन सी है, माही है। तो इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, माही का मैदान। माही का मैदान नदी प्रवाह क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला कौन सा है, माही का मैदान। दूसरा कौन सा है, चंबल का मैदान। चंबल का मैदान। तीसरा कौन सा है, ये आपका बनास का मैदान। ये लो साहब, बनास का मैदान। और चौथा कौन सा है, ये आपका यहाँ पे एक छोटी सी नदी है, कौन सी, बाणगंगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बाणगंगा का मैदान। क्या बोलते हैं, बाणगंगा का मैदान। अब 2 चीजें हैं, ध्यान देना। सबसे पहली बात अपन किसकी करें, माही के मैदान। तो डे 1 से मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैदान किसे कहते हैं, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है, मैदान। यहां अपन क्या बोल रहे हैं, माही का मैदान। तो क्या बोल सकते हैं, माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र, या यूं बोल दो, माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र, जो कि मुख्यतः बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिले में विस्तृत है, क्या कहलाता है, माही का मैदान कहलाता है। इसी क्षेत्र को, या यूं बोलो, इसी क्षेत्र में माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र, जो कि मुख्यतः बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में विस्तृत है, क्या कहलाता है, छप्पन का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है, छप्पन का मैदान कहलाता है। और इसी क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में
इसी क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारों वाला भाग क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में 56 का मैदान या कांठल से सवाल पूछा गया। कांठल प्रतापगढ़ का पुराना नाम भी क्या है? कांठल है। प्रतापगढ़ का पुराना नाम भी क्या है? कांठल है। और इसी क्षेत्र में बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर का मध्यवर्ती भाग जो कि माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित, द्वारा ध्यान देना, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का मध्यवर्ती भाग जो कि माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है, क्या कहलाता है? मेवल व देवलिया के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मेवल व देवलिया के नाम से जाना जाता है, देवलिया। और इसी क्षेत्र में ध्यान देना, इसी क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र किससे लगता हुआ? डूंगरपुर बांसवाड़ा का गुजरात की सीमा से लगता हुआ सीमावर्ती क्षेत्र जो कि राजस्थानी व गुजराती भाषा का, राजस्थानी व गुजराती भाषा का सम्मिश्रित भाषा क्षेत्र वागड़ी भाषा क्षेत्र है। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ या बांगड़ के नाम से जाना जाता है। वागड़ या बांगड़ कहा जाता है। देखो दोस्तों, एक चीज और आती है, आपके सामने आया होगा बांगर। बांगर क्या? अनुपजाऊ क्षेत्र, या बांगर किस क्षेत्र को बोलते हैं? अर्धशुष्क मरुस्थल, जो कि मैंने आपको बताया था सीकर, झुन्नू, इधर कौन सा नागौर, इधर कौन सा जालोर, पाली वाला जो अरावली पर्वत श्रृंखला तलहटी क्षेत्र है, उसे किस नाम से जानते हैं? बांगर। और बांगड़ ये या वागड़ गुजरात की सीमा से किसका? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का गुजरात की सीमा से लगता हुआ सीमावर्ती क्षेत्र जो कि राजस्थानी और गुजराती भाषा का सम्मिश्रित मिलाजुला भाषा क्षेत्र क्या है? बागड़ी भाषा क्षेत्र है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? वागड़ या बांगड़ कहा जाता है। ये था कौन सा? आपका माही का मैदान। अब दूसरा कौन सा है? एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं मैं इसको। माही का मैदान किसे कहा? माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कि मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में विस्तृत है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में विस्तृत है। किस नाम से जाना जाता है? माही का मैदान। इसी क्षेत्र में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में विस्तृत माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? 56 का मैदान। इसी क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारों वाले भाग को क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। और प्रतापगढ़ का पुराना नाम भी क्या है? कांठल है। और यहीं पे मैंने क्या बताया? डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्यवर्ती भाग जो कि माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है, किस नाम से जाना जाता है? मेवल व देवलिया के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा का गुजरात की सीमा से लगता हुआ सीमावर्ती क्षेत्र जो कि राजस्थानी व गुजराती भाषा का सम्मिश्रित भाषा क्षेत्र बागड़ी भाषा क्षेत्र है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? वागड़िया बांगड़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था अपना कौन सा? माही का मैदान। अगला अपन बात करते हैं चंबल के मैदान की। तो देखिए, चंबल का मैदान किसे कहेंगे? चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र, ध्यान देना, चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कि कहां पर? चित्तौड़गढ़ बोलोगे आएगा? चित्तौड़ में नहीं, चित्तौड़ में न के बराबर बहती है भैंसरोडगढ़ वाले क्षेत्र जो कि मुख्यतः कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में विस्तृत है। क्या कहा मैंने? दोबारा ध्यान से सुनना। चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कि मुख्यतः कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व कौन सा है? करौली व धौलपुर जिले में विस्तृत है। किस नाम से जाना जाता है? चंबल के मैदान के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, चंबल नदी कोटा से आगे सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक अपने अवनालिका अपर्दन के कारण, देखो ये इसके लिए कुख्यात भी है, अवनालिका अपर्दन के लिए ये बदनाम भी है, जानी जाती है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में ये सवाल भी पूछा गया है, अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी की जो विशेषता है? तो कौन सी नदी की है? चंबल नदी की। और ये नदी है, ये क्या करती है? कोटा से आगे सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक अपने अवनालिका पर, मतलब नीचे से कटाव होता है, नीचे से घूम घूम के पानी जो चलता है नीचे से कटाव होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अवनालिका। अवनालिका अपर्दन के कारण क्या करती है? ये गहरे गड्ढे व खाइयां बनाती है। इन गहरे गड्ढे व खाइयों को क्या कहा जाता है? इन गहरे गड्ढे व खाइयों को कहा जाता है दो चीज, एक तो उत्खात भूमि, उत्खात भूमि क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि, या बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि, या
कंदराएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंदराएं कहा जाता है। दोबारा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। चंबल नदी कोटा से आगे सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक क्या करती है? अपने अवनालिका अपर्दन के कारण गहरे गड्ढे व खाइयों का निर्माण करती है। इन गहरे गड्ढे व खाइयों को क्या कहा जाता है? बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि या कंदराएं कहा जाता है। बहुत बार नाना प्रकार की परीक्षाओं में सवाल पूछा गया बीहड़। क्या है बीहड़? गहरे गड्ढे व खाइयों को क्या कहा जाता है? बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि व कंदराएं। और इनका सर्वाधिक विस्तार कौन कौन से जिले? करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले में इनका विस्तार पाया जाता है। दूसरी बात, ये बीहड़ जिस क्षेत्र में फैले हुए हैं, ध्यान देना, ये बीहड़ जिस क्षेत्र में फैले हुए हैं उसे क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र कहा जाता है। डांग क्षेत्र क्या बोला जाता है? डांग क्षेत्र। तो डांग क्षेत्र का विस्तार कौन कौन से जिले? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में है। अब यहां पे एक सवाल आता है, भरतपुर ऑप्शन में आता है, निम्न में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में यह सवाल आया है और उत्तर क्या है उसका? भरतपुर नहीं है। ये तीन ही जिले हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और डांग विकास कार्यक्रम भी इसी क्षेत्र में चल रहे हैं। ये करंट का आपका सवाल बन सकता है, डांग विकास कार्यक्रम इन्हीं क्षेत्रों में चल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसी क्षेत्र में चंबल नदी या यूं बोल दो, इसी क्षेत्र में नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित मिट्टी को क्या कहा जाता है? नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? खादर कहा जाता है। और खादर को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेट। यानी यूं बोल दो, वह क्षेत्र जहां पर नदी की बाढ़ का पानी पहुंच जाता है वो क्या कहलाता है? खादर। या यूं बोल दो, नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और जहां पर नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, यूं कह दो या यूं बोल दो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांगर बोला जाता है। और इस बांगर को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? भूड़। क्या बोलते हैं? भूड़ कहा जाता है। और ये सवाल भी बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, भूड़ क्या है, बेट क्या है। ठीक है, ये था आपका कौन सा? चंबल का मैदान। एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान देना। क्या बताया? चंबल का मैदान किसको कहा? चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कि मुख्यतः कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में विस्तृत है। क्या कहलाता? चंबल का मैदान। फिर अपन ने क्या कहा? चंबल नदी कोटा से आगे सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक अपने अवनालिका अपर्दन के कारण क्या करती है? गहरे गड्ढे व खाइयों का निर्माण करती है। इन गहरे गड्ढे व खाइयों को क्या कहा जाता है? बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि या कंदराएं कहा जाता है। ठीक है, तो बीहड़ का सवाल भी आ सकता है, कंदराएं भी पूछ सकता है या उत्खात भूमि भी पूछ सकता है। ठीक है, बीहड़, सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में। और ये बीहड़ जहां फैले हुए हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र कहा जाता है। तो डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब कौन सा नहीं आता? तो इनके अलावा जो आता है वो नहीं आता। ठीक है, और डांग विकास कार्यक्रम की चर्चा मैंने की थी, तो वो इन्हीं जिलों में चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अपन ने क्या बात की? नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित नवीन मिट्टी को या यूं बोल दो, वह क्षेत्र जहां पर नदी की बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? खादर कहते हैं। अत्यधिक उपजाऊ होती है। और खादर को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? बेट कहा जाता है। और जहां पर नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता या पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और बांगर को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? भूड़ कहा जाता है। इनको दृष्टिपात करना, एक बार रिवाइज करना। ठीक है, पुनः अब देखिए तीसरा पार्ट जो अपना है वो कौन सा है? बनास का मैदान। तो देखिए बनास का मैदान अपन डे 1 से बात कर रहे हैं। मैदान किसे कह रहे हैं? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? मैदान। यहां पर अपन बोल रहे हैं बनास का मैदान, तो क्या बोलेंगे? बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कि मुख्यतः भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर व करौली जिले में विस्तृत है। क्या बोला? दोबारा ध्यान दो। बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कि मुख्यतः भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर व करौली जिले में विस्तृत है। क्या कहलाता है? बनास का मैदान कहलाता है। उत्तर में इसे, ध्यान देना, यह सवाल पूछा गया, उत्तर में इसे करौली का मैदान, उत्तर में इसे करौली का मैदान
मध्य में इसे मेवाड़ का मैदान, और सॉरी मध्य में इसे मालपुरा का मैदान, सॉरी मध्य में इसे क्या कहा जाता है, मालपुरा का मैदान। मालपुरा कहाँ, टोंक, मालपुरा का मैदान, मालपुरा का मैदान, ये लो मालपुरा का मैदान। और दक्षिण में इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण में इसे मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये लो मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ का मैदान। देखिए क्या बोला मैंने, दोबारा ध्यान से सुनना। बनास का मैदान, बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कि मुख्यतः कौन कौन सा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिले में विस्तृत है, क्या कहलाता है, बनास का मैदान। फिर अपन ने क्या बात की, उत्तर में इसे करौली का मैदान, उत्तर में इसे करौली का मैदान, मध्य में इसे मालपुरा का मैदान, मालपुरा कौन सा, टोंक, मालपुरा का मैदान, और दक्षिण में इसे किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब सवाल क्या पूछा गया था, गत परीक्षा में सवाल पूछा था, मेवाड़ का मैदान कौन से मैदानी भाग का हिस्सा है। अब ऑप्शन क्या क्या थे, चंबल का मैदान, माही का मैदान, बनास का मैदान और बाणगंगा का मैदान। अब बेसिकली सी बात है, यहां से यदि मेवाड़ का नाम आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको कौन सा, या तो चंबल का मैदान करके आएंगे या माही का मैदान, लेकिन ये पार्ट किसका है, बनास के मैदान का भाग है। किसका भाग है, बनास के मैदान का ही पार्ट है। तो अपन को इस रूप में देखना है इसको, मालपुरा का मैदान किसका पार्ट है, बनास का मैदान का भाग है, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, बनास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा चौथा पार्ट आपका कौन सा है, बाणगंगा का मैदान। ये लो साहब, बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान। यहां पर भी वही बात है, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कि मुख्यतः कहां पर, जयपुर, दौसा व भरतपुर जिले में विस्तृत है। क्या कहा मैंने, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कि मुख्यतः जयपुर, दौसा व भरतपुर जिले में विस्तृत है। किस नाम से जाना जाता है, बाणगंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह मैदानी भाग अपेक्षाकृत अत्यधिक उपजाऊ है। अपेक्षाकृत मतलब जो अन्य मैदानी भाग है उनकी अपेक्षा यह मैदानी भाग अत्यधिक उपजाऊ पार्ट है। कौन सा, बाणगंगा मैदान। कहां विस्तृत है, जयपुर, दौसा व भरतपुर जिले में विस्तृत है। वर्तमान समय में ये जो आपकी बाणगंगा जो नदी है ये दिखाई नहीं दे रही। दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, और बारिश नहीं हो रही तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो विलुप्त हो चुका है। इसका जो उद्गम हो रहा है वो जयपुर जिले से होता है, और जयपुर जिले में कहां से, बैराट की पहाड़ियों से होता है, और बैराट की पहाड़ियों से निकलने के बाद मतलब जयपुर, दौसा व भरतपुर में बहने के पश्चात ये कहां प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, और उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप ये यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। परंतु वर्तमान में बारिश कम होने के कारण इसका जो प्रवाह है वो भरतपुर में ही विलुप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। इस कारण इस नदी को क्या कहा जाता है, रुंडित नदी भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, और रुंडित नदी भी कहा जाता है। किस नदी को, बाणगंगा को रुंडित। आपके द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में सवाल था रुंडित नदी का, कौन सी नदी है, बाणगंगा को ही रुंडित नदी कहा जाता है। और वर्तमान में बारिश कम होने के कारण इसका जो प्रवाह गायब हुआ, इस कारण इस नदी को किस में शामिल किया जा सकता है, मैंने बोला किया जा सकता है, अंतः प्रवाह की नदियों में शामिल किया जा सकता है। अंतः प्रवाह के पीछे अपन चर्चा की थी, अंतः प्रवाह किसे कहते हैं, वे नदियां जो अपना जल सागर तक नहीं ले जाती वो क्या कहलाती है, अंतः प्रवाह की नदियां कहलाती है। तो वर्तमान संदर्भ में बाणगंगा नदी है उसको किस में शामिल किया जा सकता है, अंतर प्रवाह की नदियों में शामिल किया जा सकता है। और इसी बाणगंगा को किस नाम से जाना जाता है, अर्जुन की गंगा, उपनाम इसका अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह था आपका बाणगंगा का मैदान। और इसी के साथ आपका कौन सा, पूर्वी मैदानी भाग कंप्लीट। देखिए पूर्वी मैदानी भाग को एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। 4 पार्ट बताए अपन ने, कौन कौन सा, किसके आधार पर बांटा, नदी प्रवाह क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा था। बाणगंगा का मैदान, बनास का मैदान, चंबल का मैदान और माही का मैदान, इन 4 पार्टों में इसको डिवाइड करके अपन ने देखा। ये था आपका पूर्वी मैदानी भाग। और इसको ढंग से एक बार रीड करना, ढंग से एक बार 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 पुनः वीडियो को देखना। और यहाँ से नाना प्रकार की परीक्षाओं में नाना प्रकार बार सवाल पूछे गए,
ठीक है, अगला पार्ट अपना है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग चौथा पार्ट है किसका, राज्य के भौतिक भागों का चौथा पार्ट दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इसमें भी वो 3 मैसेज अपने को देने हैं जो डे 1 से देते आ रहे हैं, पिछले पार्टों में अपन ने दिए। पहला मैसेज एरिया, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा वर्षा। तो कितना परसेंट एरिया, 7% एरिया पे फैला हुआ है। जनसंख्या 11% निवास करती है, राज्य राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, 11%। और बारिश 80 सेंटीमीटर से अधिक, 80 से 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ठीक है, अब अपन बोल रहे पठारी भाग, तो क्या बोल सकते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है इसका जो विस्तार है वो कहां पर, सबसे पहले तो विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो कहां पर है, कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिले में है। इसका विस्तार कहां पर है, कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिले में है। कौन कौन से जिले बताए मैंने, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का विस्तार कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिले में विस्तृत है। और इस क्षेत्र में हाड़ा वंशजों का वर्चस्व रहा है। किसका, हाड़ा वंशजों का वर्चस्व रहा है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। और पठारी भाग होने के कारण हाड़ौती का पठार कहा जाता है। क्या बोला मैंने, दोबारा ध्यान से सुनना। इस पठारी भाग का विस्तार कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिले में है और इस क्षेत्र में हाड़ा वंशजों का वर्चस्व रहा है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। और पठारी भाग विस्तृत होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, हाड़ौती का पठार कहा जाता है। दूसरी बात, इस पठारी भाग का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। किससे हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। और ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होने के कारण इस पठारी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और ये जो काली मिट्टी है इसका निर्माण किससे हुआ, आग्नेय चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण किससे, आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इस कारण इस मिट्टी के कण कैसे होते हैं, बारीक होते हैं, कण बारीक होते हैं। अतः इसे क्या कहा जाता है, रेगूर या रैगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। रेगूर या रैगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और कण बारीक होने के कारण इस मिट्टी में किसकी, नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। अतः यह मिट्टी नकदी फसलों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। नकदी फसलों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। तो देखो दूसरी बात और बताता हूं, काली मिट्टी की अपने आप में विशेषता है, ध्यान देना। काली मिट्टी जल का अवशोषण करने पर चपचपी हो जाती है। जल का अवशोषण करने पर कैसी हो जाती है, चपचपी हो जाती है। और सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। सूख जाने पर इसमें क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। इस कारण इस मिट्टी में स्वतः जुताई की विशेषता पाई जाती है। ध्यान रखना, स्वतः जुताई की विशेषता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, काली मिट्टी। नाना प्रकार की परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है। और ध्यान रखना, जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, इनका फसल कालक्रम भी पूछ सकता है। सबसे पहले कौन क्या किया जाता है, जुताई, फिर क्या किया जाता है, बुआई, फिर क्या किया जाता है, निराई, और सबसे लास्ट में जो कालक्रम है वो कौन सा है, फसल चक्र, गुड़ाई। ठीक है, तो क्या बताया हमने, जुताई, बुआई, निराई और गुड़ाई। ठीक है, अब बात करें अपन, ये जो हाड़ौती का पठार है ये मालवा के पठार के उत्तर में है। मालवा का पठार कहाँ, मध्य प्रदेश में। हाड़ौती का पठार मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती के पठार को मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार भी बोला जाता है। उत्तरी विस्तार। प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2012 में सवाल था, क्या था, मालवा का पठार का उत्तरी विस्तार है। तो कौन सा है, हाड़ौती का पठार है, वो मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार है। मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार कौन सा, हाड़ौती का पठार कहा जाता है। इस हाड़ौती के पठार को कितने भागों में, 2 भागों में तोड़कर देखा जा सकता है। कौन कौन सा रहेगा, 2 पार्ट। पहला विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार, ये लो साहब,
दक्कन का लावा पठार। अब विंध्यन पहला पार्ट अपन देखें तो विंध्यन कगार भूमि कौन कौन सा, वही आपका 12 सवाईमाधोपुर वाला जो पार्ट है, 12 सवाईमाधोपुर से लेकर इधर आपका कौन सा भैंसोड़गढ़ चित्तौड़ तक फैला हुआ है विंध्यन कगार भूमि। मतलब विंध्यन क्रम की चट्टानों में इसका विकास हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में इसका विकास हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में इसका विकास हुआ है। इसका विस्तार कहां से कहां तक, सवाईमाधोपुर, इधर कौन सा बूंदी का कुछ पार्ट है, और कौन सा 12 और चित्तौड़गढ़ तक ये फैला हुआ है। किस नाम से जाना जाता है, विंध्यन कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका विकास विंध्यन क्रम की चट्टानों में हुआ है। विंध्यन क्रम मतलब जो आपको मैंने बताया था डेवन से कौन कौन सा, आर्कियन क्रम, फिर कौन सा था विंध्यन आर्कियन क्रम, आर्कियन क्रम के बाद में 2 नंबर में कौन सा आता है, धारवाड़ क्रम, फिर कौन सा है कुड़प्पा क्रम, और चौथा कौन सा, विंध्यन क्रम। तो उस क्रम की चट्टानों में इसका विकास हुआ है। ठीक है। दूसरा, दक्कन का जो लावा पठार है इसका विस्तार अपन क्या बता सकते हैं, झालावाड़, कोटा और बूंदी का क्षेत्र दक्कन के लावा पठार के अंतर्गत आता है, जो कि भारत के महान प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही विस्तार माना जाता है। भारत के महान प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही विस्तार माना जाता है। किसको, दक्कन के लावा पठार को। ये था आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है। एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को। क्या बताया मैंने, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 3 मैसेज अपन ने दिए, एरिया कितना 7%, पॉपुलेशन कितनी 11%, वर्षा कितनी 80 से 120 सेंटीमीटर। विस्तार कहाँ का बताया, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़ जिले में। इस क्षेत्र में क्या हाड़ा वंशजों का वर्चस्व रहा है, इस कारण क्या कहा जाता है हाड़ौती क्षेत्र, और पठारी भाग होने के कारण क्या कहा जाता है हाड़ौती का पठार। इस पठारी भाग का निर्माण किससे हुआ, ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ठीक है। और ज्वालामुखी के लावा से होने के कारण इस पठारी भाग में कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो पाई जाती है कौन सी चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से। दूसरी बात, काली मिट्टी के कण हैं वो बारीक होते हैं, इस कारण यह मिट्टी किसके लिए, नकदी फसलों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। किसके लिए, नकदी फसलें। किसे, वे फसलें जिनका उपयोग किसान डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकता, वो क्या कहलाती है, नकदी फसलें। ठीक है। और इस मिट्टी, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगूर या रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात मैंने और भी की थी, काली मिट्टी की अपने आप में विशेषता है क्या, ये जल का शोषण या जल का अवशोषण करने पर कैसी हो जाती है, चपचपी हो जाती है, और सूख जाने पर इसमें क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, और इन दरारों के माध्यम से वायुमंडल की ऑक्सीजन का आदान प्रदान मृदा से होता है। इस कारण इस मिट्टी में क्या पाई जाती है, सवतय जुताई की विशेषता पाई जाती है। फिर मैंने बताया था जुताई, बुआई, निराई और गुड़ाई, इनका जो क्रम है, सबसे पहले क्या जुताई, फिर क्या बुआई, फिर क्या निराई, फिर क्या गुड़ाई। ठीक है। फिर अपन बात कर रहे थे कि ये जो आपका हाड़ौती का पठार है ये किसका विस्तार माना जाता है, मालवा के पठार का ही उत्तरी विस्तार माना जाता है। और हाड़ौती के पठार को या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को अपन कितने भागों में बांट कर देख सकते हैं, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। विंध्यन कगार भूमि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला वाला जो पार्ट है इधर, या विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, कहां से, सवाईमाधोपुर, 12, बूंदी और चित्तौड़ का कौन सा, भैंसोड़गढ़ वाला पार्ट इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। दूसरा, दक्कन का लावा पठार कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले में विस्तृत लावा पठार को क्या कहा जाता है, दक्कन का लावा पठार कहा जाता है। और इसका ये क्या कहा जाता है कि ये भारत के महान प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही विस्तार माना जाता है। ये था आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। देखिए राजस्थान के अपन ने 4 पार्ट करके देखे, कौन कौन सा, सबसे पहला पार्ट अपन ने भौतिक भागों में पढ़ा कौन सा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा कौन सा पढ़ा अपन ने, मध्यवर्ती अरावली। तीसरा कौन सा देखा, पूर्वी मैदानी भाग। और चौथा कौन सा देखा आपने, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये था आपका राज्य राजस्थान का भौतिक विभाजन। इसको बार बार रीड करना, बार बार वीडियो चेक करना, पढ़ना, देखना। इसमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में आपके नाना प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, और आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए भी मैं कामना करूंगा कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।